हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग विद्यालय प्रबंध यानी स्कूल मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। देखिए, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जो स्कूल मैनेजमेंट होता है उसमें प्रधानाचार्य का होना बहुत ज़रूरी होता है, शिक्षकों का बहुत ज़रूरी होता है होना। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है, अगर विद्यालय में बच्चे ही नहीं होंगे तो स्कूल कैसे चलेगा। तो मतलब तीनों इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे प्रधानाचार्य हो गए, आपके शिक्षक हो गए, प्लस बच्चे हो गए। तो ये इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। देखते हैं विद्यालय प्रबंधन का अर्थ, मीनिंग ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि विद्यालय एक संस्था है, जो आप लोगों को अच्छे से मालूम है। प्रबंधन वह साधन है जिसके द्वारा इस संगठन या संस्था का सुचारू रूप से संचालन किया जाता है। विद्यालय का प्रबंधन विद्यालय की प्रबंध कमेटी, प्रधानाध्यापक, उनके नेतृत्व में काम करने वाले शिक्षक तथा अन्य कर्मचारी मिलकर शिक्षा प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाते हैं। देखिए, एक विद्यालय में क्या क्या होते हैं। एक विद्यालय में देखिए प्रबंधक तो होते हैं और प्रधानाचार्य होते हैं और शिक्षक होते हैं। प्रधानाचार्य जी क्या करते हैं कि इस पूरे स्कूल का जो कार्यभार होता है वो संभालते हैं, उसकी देखभाल करते हैं कि अच्छे ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जो भी कमियां होती हैं उसको पूरा करती हैं कि ये कमियां क्यों हैं, तो उस पे कार्य करती हैं। तो यानी करते हैं, जो भी प्रधानाचार्य हो उस पे कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाता है विद्यालय प्रबंधन का अर्थ। अब हम लोग देखिए किसके, जैसे मोहमन के अनुसार समझ लेते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक विद्यालय प्रशासन में स्पष्ट लिखा है। क्या लिखा है कि प्रशासन को समझ लेना चाहिए कि उसका कार्य फाइलों का निपटारा करने, शिक्षण विधियों का पालन करने तथा मानवीय संबंधों को स्वस्थ बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनको शैक्षिक विचारधाराओं को कार्य रूप में परिणित करना है। उनका कार्य शैक्षिक क्रिया और शैक्षिक सिद्धांतों के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करना है। यानी इनका कहने का मतलब ये है, इन्होंने जो पुस्तक लिखी है विद्यालय प्रशासन के लिए, तो उन्होंने इसमें क्या कहा है कि देखिए, सिर्फ यही कार्य नहीं होता है कि फाइलों को अच्छे से मेंटेन कर दें और लिखा पढ़ी का काम अच्छे से कर दें। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, उनकी पढ़ाई कैसे हो रही है, रहन सहन मतलब वहाँ का वातावरण कैसा है, बच्चों का मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर नहीं बच्चे अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे हैं तो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब सारे रीज़न जानना है। जो भी समस्याएं, जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करना है। सिर्फ फाइलों को ही मेंटेन करना नहीं होता है। शिक्षकों का काम प्लस प्रशासन का काम प्लस जो प्रधानाचार्य जी होते हैं उनका काम ये होता है कि विद्यालय का प्रशासन अच्छे ढंग से चले, बच्चे अच्छे से स्टडी करें। इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। यहाँ तक ये भी ध्यान रखना होता है कि किन किन चीज़ों की कमी हमारे विद्यालय में TLM जैसे कि चौक, डस्टर, बुक्स, बच्चों के खेलने के सामान, बेंच, कुर्सी मतलब बेंच वगैरह, और ये सब चीज़ें अच्छे से हैं, हर चीज़ है, हर बच्चे को प्रोवाइड हो रही है। तो इन सभी के बारे में जानकारी प्रधानाचार्य जी को होनी चाहिए, और वो जब ये सब हर तरह से देख रेख करके अच्छे से प्रशासन चलाते हैं तो वही गुड मैनेजमेंट होता है, यानी स्कूल मैनेजमेंट का वो बेस्ट मैनेजमेंट होता है, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं, देखिए, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत मानवीय संसाधनों के साथ साथ विद्यालय भवन, साज सज्जा, शैक्षिक सामग्री, फर्नीचर आदि आते। वही चीज़ जो मैं अभी डिस्कस कर चुकी हूँ कि विद्यालय में फर्नीचर कितना है। बच्चे, ऐसा तो नहीं है कुछ बच्चे फर्नीचर का यूज़ कर पा रहे हैं, कुछ बच्चे वहाँ पे इतना है ही नहीं जो बच्चे वहाँ पे सारे बच्चे बैठ पाए फर्नीचर पे, है ना। या TLM जो भी हैं तो सारे बच्चों को वो मुहैया हो रहे हैं, या वहाँ पे जो भी और भी सुविधाएं हैं, मिड डे मील सुविधा है,
तो सारे बच्चों को खाना मिल रहा है उसका ध्यान रखें, सारे बच्चों को कोर्स मिलता है, सारे बच्चों को ड्रेस मिलता है, हर बच्चे पे ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चों पे ध्यान रखा जाए, कुछ बच्चों पे ध्यान नहीं रखा जाए, क्योंकि ऐसा तो होता ही नहीं है। खैर विद्यालयों में ये चीज़ नहीं होती है। प्रधानाचार्य बहुत ही अच्छे से कार्य करते हैं और वो एक एक बच्चे का ख्याल रखते हैं, और यही क्या हो जाता है, यही मैनेजमेंट हो जाता है, यानी स्कूल मैनेजमेंट हो जाता है। और हाँ, शिक्षकों को, जो प्रधानाचार्य जी होते हैं वो शिक्षकों को भी टाइम टाइम पे मीटिंग करते हैं और वो बताते हैं कि बच्चों को इस तरह से पढ़ाना चाहिए, बच्चों को खेल खेल में पढ़ाना चाहिए। इन सब चीज़ों का ज्ञान भी प्रधानाचार्य जी शिक्षकों को देते हैं। और जो शिक्षक होते हैं वो जब मिलजुल के कार्य करते हैं, जब प्रधानाचार्य का ये नहीं कि वो ऑर्डर देते हैं, वो समझाते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, और जब उनके मार्गदर्शन पर अध्यापक चलते हैं फिर उसके बाद बच्चों को ज्ञान देते हैं, तो वो ज्ञान क्या होता है, स्थायी होता है। ठीक है ना। और बच्चों को जब अच्छा पर्यावरण, अच्छा माहौल मिलता है तो बच्चे क्या करते हैं, अच्छे से सीखते हैं। और ये इसीलिए तो विद्यालय खुले हैं ना, क्योंकि बच्चों को ज्ञान दिया जाए। ठीक है, अब चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं विद्यालय प्रबंधन की परिभाषाएं। तो हैरोल्ड कीजन के अनुसार विद्यालय प्रबंधन मानवीय एवं भौतिक साधनों से उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समन्वय करना है। सेकंड देख लेते हैं, जेम्स लुंडे के अनुसार विद्यालय प्रबंधन मुख्य रूप से किसी विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्रयासों को नियोजित, समन्वित एवं अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करने की कला है। ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं। विद्यालय प्रबंधन एक गतिशील प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, तो गतिशील प्रक्रिया है। इसमें गति है क्योंकि जब विद्यालय प्रबंधन में कार्य किया जाता है, गति दी जाती है कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरीके से बच्चों को खेल खिलाने हैं, कौन से टाइम टेबल से चलना है, और बच्चों को हर चीज़ मुहैया हो रही है। तो इसमें भाई गतिशील ही तो है क्योंकि कार्य कर रहे हैं। इसका संबंध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग से। अब मानवीय संसाधन जैसे प्रधानाचार्य जी हो गए, अध्यापक जी हो गए, तो ये सब क्या है, ये मानवीय संसाधन हो जाते हैं। उसके बाद भौतिक संसाधन में क्या हो जाता है, पुस्तक हो जाती हैं, और जो भी TLM के जैसे चॉक, डस्टर, ग्लोब, ये सब चीज़ें क्या हो जाती है, भौतिक संसाधन में आ जाती हैं। तो इस तरह से क्या है, इनका भी इसका संबंध मानवीय भौतिक साधनों के अधिकतम उपयोग से है, क्योंकि उपयोग तो करना है, क्योंकि देखिए शिक्षक पढ़ाएंगी और इन चीज़ों का उपयोग करेंगे। जब देखिए श्रव्य दृश्य सामग्री का, श्रव्य सामग्री का, दृश्य सामग्री का, श्रव्य दृश्य सामग्री का, क्योंकि अब तो देखिए कितनी चीज़ें और भी बदलाव आया है। जब बदलाव आया है तो बच्चे और भी मन लगाते हैं पढ़ाई में, क्योंकि जब उन्हें चीज़ें दिखाकर, जैसे कि खेल खेल में शिक्षा दी जाती है ना, तो TLM का यूज़ किया जाता है ना, तो श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। बच्चों को क्या करते हैं इसमें कि बच्चों को एक TV के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, शिक्षाप्रद कहानियाँ उससे बताई जाती हैं, या जो टीचर TLM लेके आते हैं, जैसे मान लीजिए पौधे के बारे में पढ़ाना है तो टीचर गमले में पौधा लेके आती है, बच्चों को पढ़ाता है, बड़ा इंटरेस्ट लेके बच्चे पढ़ते हैं। जैसे एप्पल के बारे में पढ़ाना है तो टीचर क्या करती है, TLM लेके आती हैं, एप्पल लेके आए। अब बच्चों ने देखा कि इस तरीके से पढ़ना है तो A फॉर एप्पल, और इसके फ़ायदे क्या हैं, इसका रंग कैसा है, इसका स्वाद कैसा है, और ये सब चीज़ें अब बच्चे जान जाते हैं। जब देख के वो सीखते हैं तो बच्चों को बड़ा ही मनोरंजन आता है। प्लस जब बच्चों को कहानियों के माध्यम से सिखाया जाता है, कोई कहानी एक जैसे चार्ट के माध्यम से, उसमें मान लीजिए कौवे की कहानी है तो उसमें एक प्यासा कौवा है, तो वो पहले घड़े पे बैठा है, उसमें पानी नहीं है, उसमें थोड़ा सा कम पानी है, फिर दूसरे घड़े पे जाता है तो वहाँ पे वो कंकड़ बहुत सारे डाल देता है और पानी ऊपर आ जाता है। तो इस तरीके से जब चित्र लगा के और बच्चों को पढ़ाया जाता है तो बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट लेते हैं, और जो टीचर्स बच्चों को खेल खिलवाती है तो वो तो उनकी फेवरेट टीचर हो जाती है, क्योंकि बच्चे क्या चाहते हैं कि बच्चे खेल खेल में शिक्षा, और वो तो ये समझ रहे हैं कि हमको टीचर खेल खिलवा रही है, लेकिन होता क्या है, वो बच्चों को शिक्षा दे रही होती है। ठीक है ना, जो भी टीचर होता है वो बच्चों को शिक्षा दे रहा होता है, लेकिन बच्चे समझ रहे होते हैं कि हमको खेल खिलवाए जा रहे हैं, तो यही चीज़ हो जाती है। अब देखिए, यह एक जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा है, और विद्यालय प्रबंधन कला व विज्ञान दोनों है। विद्यालय प्रबंधन क्या है, कला व विज्ञान दोनों। अब प्रबंधन करना क्या आसान काम तो नहीं होता है, लेकिन उसको एक
अच्छे ढंग से करना तो कला ही तो है, क्योंकि अगर आप में वो कला नहीं होगी तो आप अच्छे से प्रशासन नहीं चला पाएंगे, आप अच्छे से स्कूल मैनेजमेंट नहीं चला पाएंगे। तो ये एक कला है और विज्ञान दोनों है। ये उद्देश्यपूर्ण होता है, तो जी हाँ, ये उद्देश्यपूर्ण भी होता है, क्योंकि इसमें आपका उद्देश्य होता है कि हमें बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ाना है, उनको हर चीज़ मुहैया करानी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है, तो क्या हो जाता है, तो ये उद्देश्यपूर्ण हो जाता है। अब देख लेते हैं विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य, क्या उद्देश्य होते हैं ये भी समझ लेते हैं। देखिए, विद्यालय समाज का लघु रूप है, ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये लघु रूप है, जहाँ छात्रों के मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक और सांस्कृतिक विकास का होना भी अति आवश्यक होता है। क्या कह रहे हैं कि विद्यालय समाज का लघु रूप है, और जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे छात्रों के मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक और नैतिक सांस्कृतिक विकास का होना भी अति आवश्यक होता है। देखिए, अब मानसिक विकास यानी कि बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं ना, तो उनका मानसिक विकास ही तो हो रहा है। आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ाएं, हर सब्जेक्ट अपने में महत्व रखता है, और जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनका मानसिक विकास ही तो होगा। मान लीजिए आप पहली पढ़ा रहे हैं, पहली करवा रहे हैं, पहली के तरीके से आप बच्चों को, तो क्या होता है, उनका माइंड खुलता है। मैथ पढ़ा रहे हैं तो भी उनका माइंड खुलता है। और देखिए, आप हिंदी, इंग्लिश कुछ भी आप पढ़ाएं, तो ऐसा तो नहीं है कि बच्चा अपने घर से सीखे है, जो भी सीखता है तो आप उसे सिखाते हैं ना। तो क्या हो रहा है कि बच्चा घर से अपनी मातृभाषा लेकर आया है, लेकिन यहाँ पे आया है बच्चा, तो यहाँ पे आपने उसके मानसिक विकास के साथ और शारीरिक, क्योंकि आपने उसको खेल खिलवाए, क्योंकि एक्टिविटी तो करवाई जाती है ना, तो जब बच्चों को खेल खिलवाए तो उनका क्या हुआ, उनका शारीरिक विकास भी हुआ, और बौद्धिक यानी बुद्धि भी बढ़ी, है ना, बुद्धि भी बढ़ी, क्योंकि बच्चों को ज्ञान हो गया उन सब चीज़ों का। और सामाजिक, क्योंकि वो समाज में आया, अभी वो घर में रह रहा था बच्चा, अब वो समाज में आया यानी विद्यालय में आया, नए नए लोगों से मिला, अपने उम्र के बच्चों से मिला, टीचरों से मिला, और भी उम्र के बच्चों से मिला, तो क्या हुआ, उसका सामाजिकरण हुआ। और हर मनुष्य में, हर बच्चे में सामाजिकरण होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और जब सामाजिक प्राणी है तो समाज में उसको रहना होता है और समाज के तौर तरीके सीखने होते हैं। तो बच्चा जब विद्यालय जाता है तो वो सामाजिकरण सीखने लगता है। और उसके बाद देखिए, नैतिक और सांस्कृतिक विकास। अब नैतिकता के पाठ जब आप टीचर पढ़ाती हैं तो क्या होता है, पहले उनको शिक्षाप्रद कहानियाँ बच्चों को पढ़ाई जाती है। मान लीजिए कोई बूढ़ा व्यक्ति है, वो जा रहा है और वो चल नहीं पा रहा, तो बच्चे क्या करते हैं, उसकी छड़ी पकड़ लेते हैं, जो बूढ़ा आदमी होता है उनकी छड़ी पकड़ लेते हैं, उनको वहाँ तक पहुँचा देते हैं जहाँ तक पहुँचाना है। इस तरह से कहानियाँ टीचर के माध्यम से बच्चों को बताई जाती है। या मान लीजिए कोई भूखा व्यक्ति है, उसको बच्चों ने खाना खिला दिया, जैसे कहानी बच्चों को बता रहे, और बाद में उसी से रिलेटेड बच्चों को समझाया जाता है कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। तो बच्चे खुद इतना समझ जाते हैं, वो खुद से जवाब देते हैं कि हमने ये सीखा कि हमें बड़ों की मदद करनी चाहिए, कोई भूखा व्यक्ति है तो उसे खाना खिलाना चाहिए। तो क्या होता है, तो नैतिकता का बच्चे पाठ पढ़ लेते हैं। और जैसे टीचर ने ये समझाया कि हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, यहाँ तक कि छोटों की भी इज्जत करनी चाहिए। जब आप सबकी इज्जत करेंगे तभी आपकी कोई इज्जत करेगा। तो इस तरह से नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है। और सांस्कृतिक विकास यानी पूजा पाठ करना, किसी भी धर्म का हो उसको सलाम करना, नमस्ते करना, है ना, पूजा पाठ करना, ये सब चीज़ें सिखाई जाती है। तो क्या होता है ना सामाजिक विकास यानी सांस्कृतिक विकास क्या टीचर नहीं सिखाते, टीचर्स सिखाते हैं बच्चों को कि कोई बड़ा आता है तो उससे सलाम आप ज़रूर करें। आप क्लास में जाते हैं तो ये तो नहीं है कि मुझे इतना रिस्पेक्ट दें तो मेरा मान बढ़े। उनका जो टीचर्स होती है उनका क्या होता है, ये होता है कि जब हम बच्चों की आदत डालेंगे कि जब टीचर अंदर आए तो उनको गुड मॉर्निंग बोला जाए, नमस्ते बोला जाए, सलाम बोला जाए, तो बच्चे समझ जाते हैं कि जो कोई हमसे बड़ा होता है जब वो आता है तो हमें सलाम नमस्ते करना चाहिए। तो बच्चे वहाँ से सब सीख जाते हैं, नैतिकता भी, सांस्कृतिक विकास भी, सब चीज़ें वहाँ से सीख जाते हैं। उसके बाद देखिए, और इसका यही यानी विद्यालय प्रबंधन का यही उद्देश्य होता है कि बच्चे को भावी नागरिक बनाया जाए।
उसके बाद है विद्यालय प्रबंधन के अभाव में ना तो विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास संभव है और ना ही अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सकता है। अब क्या है, अब देखिए विद्यालय प्रबंधन अगर नहीं है, उसका अभाव है, तो क्या है, क्या विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सकता है? नहीं ना। और अधिगम प्रक्रिया को भी प्रभावी नहीं बनाया जा सकता जब मैनेजमेंट ही नहीं है, जब प्रिंसिपल की बात को टीचर मान ही नहीं रहा है, और जब टीचर नहीं मान रहे तो टीचर की बात बच्चे नहीं मान रहे हैं, तो मतलब क्या है, जब एक प्रक्रिया एक सर्किल बन के चलता है। देखिए सर्किल बनता है कि प्रधानाध्यापक की बातें सारे टीचर्स मानते हैं और उनके अकॉर्डिंग कार्य करते हैं, और फिर सारे टीचर्स का जो सारे टीचर्स कहते हैं उनको क्या बच्चे मानते हैं। तो जब बच्चे मानते हैं तो ये जो पूरी प्रक्रिया है वो बेस्ट होती है, यानी शैक्षिक जो विद्यालय प्रबंधन होता है वो बेस्ट होता है। और जहाँ पे देखें ये चीज़ क्योंकि एकता बना के रखनी होती है, शिक्षकों को, प्रधानाचार्य जी को, सभी को एकता बना के रखनी होती है। और ऐसा तो नहीं है कि विद्यालय में इसका अभाव है, इसका अभाव नहीं होता है, सभी लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं। लेकिन अगर इसका अभाव हुआ तो बच्चों को शिक्षा देना बहुत ही मुश्किल का काम हो जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है। अब हम लोग देख लेते हैं विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य। उद्देश्य क्या होते हैं? उद्देश्य हम लोग देख रहे थे, तो इसमें देखिए क्या हो जाता है, विद्यालय प्रबंधन का जो सर्वप्रथम उद्देश्य योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों को उपलब्ध कराना, सुविधाजनक कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, खेल का मैदान तथा छात्रावास की उचित व्यवस्था करना है। अब विद्यालय प्रबंधन का क्या सर्वप्रथम उद्देश्य होता है कि सबसे पहले जो ट्रेंड टीचर होती हैं उनको, क्योंकि जब ट्रेंड टीचर होंगी तो उनको पता होगा हमको बच्चों को कैसे पढ़ाना है, सिर्फ किताबों का ही बोझ उन पे नहीं लादना है, उनको खेल खेल में भी शिक्षा देनी है। और अगर ट्रेंड टीचर नहीं होती हैं तो वो बच्चों को डांट भी सकती हैं और उस ढंग से नहीं टीचरें पढ़ा सकती हैं, क्योंकि जब उनके पास ट्रेनिंग ही नहीं होगी। लेकिन जब ट्रेंड टीचर होती हैं तो उनको ये सब चीज़ें पता होती हैं कि बच्चों को हमें कैसे हैंडल करना है, बच्चों को हमें कैसे खुश रखना है, क्योंकि बच्चों को खुश भी रखना होता है तभी बच्चों का मन पढ़ाई में लगता है। ये सब चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है ना। और कक्षा कक्ष में क्या होता है, जैसे पुस्तकालय बहुत ज़रूरी है, यानी लाइब्रेरी, वहाँ पे पुस्तकें होनी चाहिए। बच्चे वहाँ पे जाएं, अपनी पसंद की किताबों को पढ़ें, उनसे ज्ञान अर्जित करें। उनसे नहीं कि क्या है कि स्कूल का ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं मैं जो बता रही हूँ या मैं जो बता रहा हूँ वही चीज़ आप पढ़ो, नहीं। बच्चा लाइब्रेरी में जाएगा, उसको जो भी बुक चाहिए, जो भी उसको कार्टून वाली पढ़नी है, क्योंकि जो भी वहाँ पे बुक है ना तो वो सारी बुक्स ऐसी हैं कि ज्ञानप्रद है, और बच्चा जितनी बुक्स पढ़ेगा उसको उतना ही ज्ञान होगा। तो उसमें रोकना और टोकना तो है ही नहीं। तो यहाँ पे ये हो जाता है। और खेल का मैदान भी बहुत ज़रूरी है, बच्चों को खेल खिलवाने चाहिए, एक्टिविटी करवानी चाहिए और छात्रावास की उचित व्यवस्था करना है। यहाँ पे ये हो जाता है। विद्यालय प्रबंधन का उद्देश्य विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करने से है। जैसे अगर विद्यालय में खेल का मैदान है तो छात्र मैदान में ही जाकर खेलें, अन्यत्र कहीं नहीं। क्या कह रहे हैं कि विद्यालय प्रबंधन का ये भी उद्देश्य है कि खेल का मैदान होना चाहिए। बच्चे अपने क्लास में ना खेलें, वरांडे में ना खेलें, कहीं पे ना खेलें, उस जब खेल का पीरियड लगता है, क्योंकि खेल के पीरियड पे ही आप बच्चों को खेल खिलाएं और मैदान में जाके, ये उद्देश्य होता है स्कूल मैनेजमेंट का कि मैदान में जाके बच्चे खेले, क्योंकि एक्टिविटी भी करनी बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद हो जाता है विद्यालय प्रबंधन का उद्देश्य यह होना चाहिए कि जो सुविधाएं और संसाधन छात्रों को दिए जा रहे हैं वह उनके लिए उपयोगी हैं या नहीं। अब वहाँ पे देखिए बच्चों को, जैसे कि लाइब्रेरी है, बच्चों के लिए तो लाइब्रेरी है तो वहाँ पे पुस्तकें होना ज़रूरी होती हैं। बच्चों के देखिए बच्चों के लिए खेल के खिलौने ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं, और संसाधन जैसे बच्चों के लिए शौचालय हो गया, नल की व्यवस्था हो गई, इन सब चीज़ों का वो लोग लाभ उठा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि नल है लेकिन वो चल नहीं रहा है, शौचालय मगर उसका यूज़ नहीं हो रहा है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है, किसको, तो स्कूल मैनेजमेंट को रखना होता है, और ये सब रखते भी हैं। अब देख लेते हैं विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये देखिए आपका 2018 में क्वेश्चन आया था। हम देखिए इस तरह से आपको
2 से 3 क्वेश्चन साथ में लेकर आएंगे जिससे आप लोगों की अच्छे से तैयारी हो। उसके बाद जब आपका एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो जितने क्वेश्चंस होते हैं, जैसे जो भी आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी कराएंगे, प्लस जो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं भी आए, जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और जो आ सकते हैं, उनको भी साथ में कराते रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आपका जो क्वेश्चन हो जाता है वो हो जाता है विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसकी होती है? तो प्रधानाध्यापक की होती है, शिक्षक की होती है, बच्चों की होती है। अभी आप लोगों ने पढ़ा कि जब तक सारी चीज़ें नहीं होंगी, यानी प्रबंधक नहीं होंगे, यानी प्रधानाचार्य जी नहीं होंगे, शिक्षक नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे, तो क्या विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है? क्योंकि अगर एक नहीं है तो 2 से ऐसा नहीं है कि अगर शिक्षक और प्रधानाचार्य जी हैं तो स्कूल चल जाएगा, नहीं। अगर बच्चे हैं और शिक्षक हैं और प्रधानाचार्य जी नहीं है तो क्या स्कूल चल जाएगा? लेकिन मैनेजमेंट में सभी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, यानी प्रधानाध्यापक जी भी, शिक्षक भी और बच्चे भी। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाता है उपयुक्त सभी। उसके बाद हो जाता है विद्यालय में भवन, फर्नीचर, पेयजल एवं शौचालय आदि की व्यवस्था की जा सकती है। तो ग्राम शिक्षा समिति द्वारा, अभिभावक शिक्षक संघ द्वारा, समुदाय द्वारा, उपयुक्त तीनों के सहयोग द्वारा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है ग्राम शिक्षा समिति द्वारा। तो फ्रेंड्स देखिए आज यहीं तक। आप लोगों को क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए और वो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।